students, now I am going to start a economics chapter 2 sectors of the Indian economy. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स को देखेंगे. फर्स्ट पिक्चर में जो कोरियर बॉय है वो कोरियर दे रहा है. सेकंड में पॉटर जो वो ब्रिक्स बना रहा है. और थर्ड पिक्चर में जो कुली है उसने सामान उठाया हुआ है, यानी कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है. इधर लेडी जो है रेडीमेड गारमेंट्स दिखा रही है. और नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि फ्लावर्स कल्टीवेशन को दिखाया गया है. ये सब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं एंड पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और जो व्यक्ति हैं या लोग हैं वो हमेशा ही इन एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं. सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स. कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो गुड्स प्रोवाइड करती हैं, वाइल अदर एक्टिविटीज़ सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट्स इवन एज वी स्पीक. और हर समय हमारे चारों तरफ ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम. इन एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमें इसके ग्रुप बनाना पड़ेगा. एंड दिस ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स. और इन ग्रुप्स को ही हम सेक्टर्स कहते हैं. प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें हम देख रहे हैं इसमें कि अनियन, पीस, कॉटन का जो फ्लावर्स है, वीट, काउ जो है मिल्क प्रोवाइड करती है हमें, कोल और प्लांट्स दिखाए गए हैं. ये सब नेचुरल गुड्स हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं. नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसमें मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें हैं. आप देखिए कार से लेकर चेयर तक, शर्ट, सभी कुछ इसमें है. बैग है. प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर गुड्स. थर्ड टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज. इसमें हमें जैसे कि ट्रक में सामान जा रहा है तो वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है. अब इसके लिए सबसे पहले हम डिटेल में इन तीनों सेक्टर्स को देखेंगे. देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें कि हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. अब जैसे कॉटन है, इसकी कल्टिवेशन होती है और इसका अपना एक सीज़न भी होता है. और इसके लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं कुछ पॉइंट्स में, बट नॉट एंटायरली, पर पूरी तरह से नहीं. और नेचुरल फैक्टर जैसे कि रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है, ये सब नेचर प्रोवाइड करता है. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन. और प्रोडक्ट क्या है हमारे सामने? कॉटन इज़ ए नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural products. When we produce a good by exploiting natural resource, it is an activity of the primary sector. प्राइमरी सेक्टर के अंदर वही सब चीज़ें आती हैं जिनको हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को जिनमें यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को जिनमें यूज़ करते हैं, वही सब एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं. वाई प्राइमरी? दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, fishing, forestry. These sectors is also called agriculture and related sectors. प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर. Secondary sector covers activities in which natural products
are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर्ड एक्टिविटीज़ आती हैं और इसको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. प्राइमरी के बाद ही सेकेंडरी स्टेप आता है. द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ असेंशियल. इसमें हमें कोई भी जो प्रोडक्ट है वो नेचर से नहीं मिलता, उसको हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है. दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, और इसके लिए फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है. ए वर्कशॉप और एट होम. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट्स. वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ. सबसे पहले हम यार्न बनाएंगे और उसके बाद क्लॉथ की वीविंग होगी. यूजिंग शुगर कैन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़. वी कन्वर्ट अर्थ into bricks and use bricks to make houses. पहले हम ब्रिक्स बनाते हैं और ब्रिक्स से हाउसेस बनाते हैं और बिल्डिंग्स भी बनती हैं. Since this sector gradually became associated with the different kinds of industrial produces and industries that came up, it is also called a industrial sector. इस सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को लेकर उनको हम मैन्युफैक्चर्ड यानी कि मैन मेड चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं और ये एक्टिविटी हमारी इंडस्ट्री में होती है, इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज़ ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर. जो तीसरा सेक्टर है उसको हम टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू. और वो दोनों ही सेक्टर से अलग है, प्राइमरी से भी और सेकेंडरी से भी. दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स. इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करती हैं. दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड. उन एक्टिविटीज़ से कोई गुड प्रोड्यूस नहीं होती, बट दे आर एन एज और ए सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं. फॉर एग्जाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स. जो चीज़ें बनती हैं उनको बाय ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है और उनकी सप्लाई की जाती है. तो इन सब चीज़ों में ये जो एक्टिविटी है, जो ले जाने का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, ये हमारा टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आता है. एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स. कभी कभी इन्हें चीज़ों को जब हम गोडाउन में स्टोर करते हैं तो वहाँ तक भी इनको पहुँचाया जाता है और वो जो एक्टिविटी है वो भी टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आती है. वी आल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स और बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड. ट्रेड और प्रोडक्शन या बैंक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आती हैं. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज, और ये सभी एक्टिविटीज़ सर्विस को जनरेट करती हैं रैदर देन गुड्स. ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती. द टर्शरी सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, और इसीलिए टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है. सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूड्स सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. टर्शरी सेक्टर में कुछ ऐसी सर्विस भी आती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, पर उससे कनेक्टेड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल्स वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new activities based on information technology such as internet cafe, ATM booth, call centers, software companies, etc. have become important. आजकल ये सब न्यू सर्विस भी हमारे टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गई हैं और इस तरह से जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है.
अब हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखेंगे. इमेजिन what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. This is an example of the secondary or industrial sector being dependent on the primary. Second, imagine what would happen to cotton cultivation if companies decide not to buy from the Indian market and import all cotton they need from other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt. If they cannot quickly switch to other crops, cotton prices will fall. अब ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये शो कर रहा है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द secondary sector. Third, farmers buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizers or pump sets go up. Cost of cultivation of the farmers will rise and their profits will be reduced. अब इससे ये शो हो रहा है This is an example of interdependence of primary and secondary sectors. Industrial need to sell their products to agriculture and agricultural prosperity depends upon the prices of the industrial goods which are produced by the industry. Fourth, people working in industrial and service sectors need food. Imagine what would happen if there is a strike by transporters and lorries refuse to take vegetables, milk, etc. From rural areas, food will become scarce in urban areas, whereas farmers will be unable to sell their products. This is an example of interdependence of all the three sectors in the economy. Whatever happens in one sector of the economy effectively influence the other two sectors. अब हमने इन एग्जाम्पल से देखा कि किस तरह से तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरे की डेवलपमेंट नहीं हो सकती. अब हम थ्री सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे. कंपेयर द थ्री सेक्टर्स. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़े स्केल पर प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर्स हैं वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करती हैं. Also the three sectors have a large number of people. और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं people working in them to produce these goods and services. और इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले जो पीपल हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में इनमें काम करते हैं. द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज़ टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर. अब हमें देखना है कि कितनी तो चीज़ें बनती हैं और कितने लोग इन सेक्टर्स में काम करते हैं. इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स विच आर डोमिनेट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. तीन सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ वन और मोर से. यहाँ पर तीन सेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. अगर एक सेक्टर डोमिनेट करता है तो नेचुरल है बाकी टू सेक्टर्स अपने आप ही उसके सामने स्मॉल हो जाते हैं. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हम कैसे ये जानेंगे, कैसी चीज़ों को काउंट करेंगे, सर्विस को कैसे काउंट करेंगे, टोटल प्रोडक्शन जो ईच सेक्टर का उसको कैसे निकालेंगे. ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. विथ सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं एंड दिस इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क. और ये बड़ी मुश्किल चीज़ है कि कैसे हम इसको काउंट करें. नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन add up cars and computers and nails and furnitures. टास्क तो बड़ा है,
साथ में हमारे सामने मुश्किल ये कि कार को भी काउंट करना है, कंप्यूटर को भी करना है, नेल्स यानी कि कील को भी काउंट करना है, फर्नीचर को भी काउंट करना है. इट वुड नॉट बी मेक सेंस. कुछ कभी कभी तो लगता है कि काम सेंस वाला है या मुश्किल है. इट मीन्स ये काम काफ़ी मुश्किल है. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर. हमें क्या करना है, हर गुड और सर्विस की वैल्यू को निकालना है और उस वैल्यू को ऐड करना है और फिर उसको नंबर से काउंट भी करना है कि एक की वैल्यू इतनी तो कितनी बनी. फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ 10,000 kgs ऑफ wheat इज सोल्ड एट ₹8 per kg, द वैल्यू ऑफ wheat विल बी ₹80,000. द वैल्यू ऑफ 5,000 coconuts of ₹10 per coconut will be ₹50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. इस तरह से हम तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को निकाल कर उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे और उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे. रिमेंबर, देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक. एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. नॉट एवरी गुड, हर चीज़ नहीं, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड. हर चीज़ को हमें काउंट नहीं करना है. इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही इंक्लूड करते हैं या फिर काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ फार्मर हु सेल्स वीट टू ए फ्लोर मिल फॉर ₹8 per kg, जो फार्मर ने उसने गेहूँ को बेच दिया है फ्लोर मिल वाले को ₹8 per kg से. द मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल्स द फ्लोर टू ए बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 per kg. अब मिल ने क्या किया, वीट को आटे में कन्वर्ट किया, फ्लोर में कन्वर्ट किया और उसको बिस्किट कंपनी को ₹10 per kg पर बेच दिया. द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 packets of biscuits. It sells biscuits in the market to the consumers for ₹60, ₹15 per packet. Biscuits are the final goods. So, goods that reach the consumer. यहाँ पर हम उसी चीज़ को काउंट करेंगे, उसी चीज़ की वैल्यू को काउंट करेंगे जो कि कंज्यूमर के पास पहुँचती है. Where only final goods and services counted. अब क्वेश्चन आते हैं कि क्यों फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही क्यों. इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स. ये बीच में आती हैं. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करती हैं और सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स. जब हमने लास्ट वाली फाइनल गुड्स को वैल्यू को इंक्लूड किया तो उसमें इंटरमीडिएट्स, बीच की सभी चीज़ें अपने आप इंक्लूड हो गई. दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड. जब हमने फाइनल गुड बनाई तो उसमें सभी का प्राइस अपने आप ही ऐड हो गया. द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर द बिस्किट्स, जो कि हमारी फाइनल गुड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ फ्लोर ₹10. सिमिलरली, द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स would have been included. यानी कि इसमें सब कुछ अपने आप ही इंक्लूड हो गया है. To count the value of the flour and wheat, separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same thing in number of times. यानी कि एक चीज़ को जब हमने फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया है तो उसमें सभी चीज़ों की जो इंटरमीडिएट चीज़ों की वैल्यू है वो अपने आप ही काउंट हो जाती है. फर्स्ट एज वीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर. और जो ये वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ये हर सेक्टर की है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर में. प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर. और अगर हम तीनों सेक्टर्स को प्लस कर लें, ऐड कर लें, तो हमें जो पूरा प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर्स का पर्टिकुलर ईयर का, वो हमारे सामने आ जाता है. एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन
in the three sectors gives what is called the gross domestic product. और जब तीनों सेक्टर को हम ऐड कर लेते हैं तो उस फिगर को हम बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री. इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर. GDP shows हाउ बिग द इकनॉमी. और किसी भी देश में जो GDP होता है उसी से उसी देश की इकनॉमी के बारे में भी पता चलता है. इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. ये जो इतना मुश्किल काम है इंडिया में, ये काम GDP को मेज़रमेंट करने का ये संभालती है सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री. दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. सभी की हेल्प लेती है ये, चाहे स्टेट्स में चाहे यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट से हेल्प लेते हैं. कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइजेस एंड देन एस्टिमेट द GDP. उनसे वस्तुओं को लेते हैं, उनकी वैल्यू लगाते हैं और उसके बाद पूरे GDP को एस्टिमेट करते हैं. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. जो सेक्टर्स हैं कभी भी उसका जो कंट्रीब्यूशन है सेम नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता ही रहता है. जनरली it has been noted from the histories of many. Now developed. अब काफ़ी कंट्रीज़ की हिस्ट्री है तो यहाँ पर हम एक डेवलप्ड कंट्री की हिस्ट्री को लेंगे. डेवलप्ड कंट्रीज़ दैट एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब वो शुरुआत की स्टेज में होती है, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा सेक्टर होता है. As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper. और जैसे फार्मिंग में चेंज आता है धीरे धीरे हमारा ये जो सेक्टर है ये प्रॉस्परस होने लगता है, ये सेक्टर हमारा बड़ा होने लगता है. As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper. मेथड चेंज हुए, मॉडर्निटी आई और जो हमारा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर वो प्रॉस्परस हो गया. इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर. अब वो पहले से ज़्यादा फूड प्रोवाइड करता है. मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़. और जो बहुत से लोग हैं वो दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगते हैं. देयर वर इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ क्राफ्ट पर्सनस. कुछ एज ए क्राफ्ट पर्सनस काम करते हैं, कुछ एज ए ट्रेडर्स काम करते हैं. बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स. और इस तरह से ये एक्टिविटीज़ का जो दायरा है वो बढ़ने लगता है. Besides, there were also transporters. कुछ लोग ऐसे ट्रांसपोर्टर्स वर्क करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. शुरुआती दौर में किसी भी देश में ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं और प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है. Over a long time, more than 100 years, and especially because new method of manufacturing were introduced. काफ़ी समय के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग का नया मेथड इंट्रोड्यूस होता है. फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग. फैक्ट्रीज हमारे सामने आती हैं और धीरे धीरे उसका फील्ड एक्सपेंड होने लगता है. दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर्स. और बहुत सारे लोग जो पहले एग्रीकल्चर में काम करते हैं अब वो फैक्ट्रीज़ की तरफ आते हैं बहुत बड़ी संख्या में. दे वर फोर्स्ड टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स. और एक तरह से उन्हें काम करने के लिए भी कहा जाता है. पीपल बिगिन टू यूज़ मैनी मोर गुड्स. और आजकल जब लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स. और वो हमें फैक्ट्रीज़ पर ही चीप रेट्स में मिल जाती हैं. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. अगर हम सेकेंडरी सेक्टर को लेते हैं तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में वो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है. हैंस ओवर टाइम ए शिफ्ट हैड टेकन प्लेस. धीरे धीरे शिफ्ट में भी काम होने लगता है. दिस मीन्स दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैज़ चेंज्ड. अब यहाँ पर क्या है कि जो सेक्टर की इम्पॉर्टेंस है वो चेंज होने लगी है, फर्स्ट से सेकेंड पर आ रहा है. इन द पास्ट 100 years there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed
कंट्रीज़। पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फिर दोबारा से हमें चेंज दिखता है और अब हमें वहाँ पर टर्शरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। और टोटल प्रोडक्शन के फील्ड में या सर्विस प्रोवाइड करने के फील्ड में जो सर्विस सेक्टर है वो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। ज़्यादा लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो सर्विस सेक्टर में ही आजकल काम कर रहे हैं। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। और ये वो जनरल पैटर्न है, वो कॉमन चीज़ है जो कि हमें आजकल हर डेवलप्ड कंट्रीज़ में दिखाई देती है। What is the total production and employment in the three sectors in India? अब हमारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया में टोटल प्रोडक्शन कितना है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो 3 सेक्टर्स में कितना हो रहा है। तो इसके लिए हमें देख रहे हैं और देशों की तरह यहाँ पर भी चेंज आ रहा है और हम देखते हैं कि अब सेकेंडरी के बाद टर्शरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। थैंक यू।